Hello friends, welcome to my channel learning platform of UGC NET. Today the topic is taxonomies of educational objectives affective domain. This topic is related paper first and paper 2 एजुकेशन. पेपर फर्स्ट में ये टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट के साथ डील करता है और पेपर 2 में यूनिट 7 के साथ डील करेगा. तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका डिस्कशन किया था. आज की वीडियो में हम लोग अफेक्टिव डोमेन के बारे में जानेंगे. तो ये देखते हैं अफेक्टिव डोमेन या फिर भावात्मक क्षेत्र होता क्या है. भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत बालकों की रुचि, दृष्टिकोण, मूल, संवेग, मनोवृत्तियाँ आदि महत्वपूर्ण होती हैं. यानी यहाँ हमें ये देखना होगा कि बालक की रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, उसके संवेग क्या हैं. इन सब पर ध्यान देना वो रिलेट करता है हमारा अफेक्टिव डोमेन के साथ. भावात्मक क्षेत्र के संबंधित जो उद्देश्य है उसका वर्गीकरण सन 1964 में कृथवल तथा उसके सहयोगियों द्वारा दिया गया था. कृथवल तथा उसके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक सेकेंड अफेक्टिव डोमेन में लिखा है कि भावात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य सम्मिलित होते हैं जिनका संबंध रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों में परिवर्तन एवं समायोजन के विकास से है. यानी यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि बालक की रुचि क्या है, उसका संबंध क्या है, उसकी अभिवृत्तियाँ क्या है, उसके संवेग क्या हैं, उसके मूल्य क्या है. ये सारे संप्रत्यय हमारे कॉग्निटिव डोमेन से डील करते हैं. इंग्लिश में भी यदि हम देखें तो द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव्स विच आर कंसर्न विद चेंजेस इन इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन एंड एडजस्टमेंट. तो यहाँ पर भी हमारी इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ की बात आएंगी. यानी मूल्य, संवेग और दृष्टिकोण, अभिवृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमारी भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों से संबंधित होती हैं. इट डील्स विद एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, valuing what is being learned and ultimately incorporate the values of discipline into way of life. वही बातें कही जा रही हैं कि जो भी छात्र के एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति होती है, मोटिवेशन होता है या अभिप्रेरणा होती है, एक चाह होती है, आशा होती है, ये सारे संप्रत्यय हमारे भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के साथ संबंधित होते हैं. तो फ्रेंड्स, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का जो स्तर है वो कृथवल ने बताया है. कृथवल तथा उसके सहयोगियों ने 5 लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन बताए हैं. यानी भावात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्यों के स्तर बताए गए हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के हैं. सबसे पहला जो स्तर है वो है आग्रहण यानी रिसीविंग. भावात्मक वर्गीकरण का यह प्रारंभिक स्तर है. इसमें विभिन्न उद्दीपनों की उपस्थिति के प्रति छात्र की संवेदनशीलता तथा उस उद्दीपन को ग्रहण करने की चाह से संबंधित होता है. यानी किसी भी उद्दीपन या स्टिमुलस को देखकर छात्र की क्या संवेदनशीलता होती है तथा उस उद्दीपन को ग्रहण करने की छात्र की चाहत कितनी है, ये हमारा आता है आग्रहण स्तर में या रिसीविंग स्तर. यानी रिसीविंग में क्या आएगा, विलिंगनेस टू लिसन या विलिंगनेस टू रिस्पॉन्स. तो ऐसी चाह जो किसी उद्दीपन को देखकर आती है या उद्दीपन के प्रति जब छात्र संवेदनशील होता है तो वो जो हमारा स्टेप है वो डील करेगा फर्स्ट स्टेप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन. सेकेंड वन इज रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया. प्रतिक्रिया में ये चीज़ें आती हैं जब भी भावात्मक वर्गीकरण का यह द्वितीय स्तर है. इसका संबंध जब भी किससे होता है, अनुक्रियाओं से होता है. किसी भी उद्दीपन को देख करके जब व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है या अनुक्रिया करता है तो वो हमारा दूसरे स्तर से संबंधित यानी रिस्पॉन्डिंग स्तर से संबंधित होता है. रिस्पॉन्डिंग यानी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, किसी भी चीज़ के प्रति पार्टिसिपेट करना और उसके प्रति क्रिया करना प्रतिक्रिया स्तर से संबंधित है. तीसरा जो स्तर बताया गया है वो है अनुमूल्यन. अनुमूल्यन को इंग्लिश में वैल्यूइंग कहेंगे. भावात्मक वर्गीकरण का यह तृतीय स्तर है. विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करना तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने से संबंधित है. यहाँ पर हमें ये कहना है, जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति एक निश्चित धारणा बना लेता है और उस धारणा को बनाने के बाद उस धारणा के प्रति जो भी मूल्य होते हैं उसको स्वीकार करता है, तो ये सारी प्रक्रिया हमारी अनुमूल्यन स्तर के साथ संबंधित होती हैं. सी यानी वैल्यूइंग, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व्ड. किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना वो होता है हमारा वैल्यूइंग. वैल्यूइंग के बाद आता है हमारा चौथा स्तर
चौथा स्तर यानी संगठन, संगठन को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का स्तर में जो चौथा स्तर है वो संगठन है। इसमें मुख्यतः मूल्यों को आत्मीयकरण करने की बात आती है, यानी एजिमुलेशन ऑफ वैल्यूज़। इसमें क्या होता है, छात्र किसी भी मूल्य को आत्मसात करने के बाद छात्रों के पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों को उन मूल्यों को एक क्रम में रखना पड़ता है ताकि इन मूल्यों को आत्मसात किया जाए और साथ ही साथ एजिमुलेट करने के बाद उनके पारस्परिक संबंध भी स्थापित किए जाएं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि जब कभी भी छात्रों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं जहाँ पर एक से अधिक मूल्य दिखे, हमें ये प्रेफरेंस देना पड़े कि कौन सा हमारा वैल्यू बेस्ट होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आएगा। ये होता है क्रम निर्धारण। क्रम को निर्धारित करने के बाद हम उसको आत्मसात कर लें या उसे एजिमुलेट कर लें, यानी पहले नंबर को हमने चूज़ कर लिया और अपने अंदर समा लिया, दूसरे नंबर को हमने चूज़ कर लिया और अपने अंदर आत्मसात कर लिया। उसके बाद उन आत्मसात किए हुए मूल्यों को जब हम संबंध बताते हैं कि पहला दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, दूसरा तीसरे से किस तरीके से संबंधित है, तो ये होता है पारस्परिक संबंध को बतलाना। तो फ्रेंड्स, आत्मसात करने के बाद मूल्यों के संबंध बताने की जो प्रक्रिया होती है वो डील करती है संगठन के साथ। इंग्लिश में भी यदि हम देखें तो रीऑर्गेनाइजिंग विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। किसी भी आइडिया को एडवोकेट करना ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। उसके बाद लास्ट स्तर जो हमारा बताया गया है वो है स्वाभाविकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग सबसे लास्ट स्टेप की, ये है स्वाभाविकरण। भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर स्वाभाविकरण है। यहाँ पर स्वभाव निर्माण की बात आती है, यानी हमारा कैरेक्टर मेकिंग की या कैरेक्टराइजेशन की बात आती है। यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वीकार किए गए मूल्यों के अनुरूप ही कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं जैसे कि वैल्यूज़ हमने स्वीकार की है, एजिमुलेट की है। इन मूल्यों का व्यक्ति के ऊपर इतना स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति के स्वभाव को इन मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। यानी जिन मूल्यों को आपने अपना लिया है आप उसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे और इन मूल्यों का हमारे ऊपर प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ेगा। और जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो हम इन मूल्यों को और हमको अलग नहीं किया जा सकता, यानी हम और कोई व्यक्ति या मूल्य दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अतः इस स्तर पर मूल्य व्यक्ति के चरित्र के स्थायी अंग बन जाते हैं। हमें देखना होगा कि जो मूल्य हैं वो हमारे चरित्र के अंग बन गए हैं। हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, उसी के अनुरूप अपनी जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपनी वैल्यूज़ से अलग हटकर काम करें। तो ये होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी को बदलना, अपने बिहेवियर को बदलना, ये होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। स्वाभाविकरण क्या है, चरित्र निर्माण क्या है। कल जो हम थे, जैसे बचपन में थे वैसे अभी तो नहीं है, हमारा कैरेक्टराइजेशन हुआ है, हमारे मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। हमने अच्छे मूल्यों को स्वीकार किया, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाना चाहा तो हमारा अच्छा कैरेक्टर का निर्माण हो जाएगा। यानी हमने बुरे मूल्यों को स्वीकार किया, उनको प्रेफरेंस दी, उनको आत्मसात किया तो हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा हमारा प्रोसेस था वो डील करता था अफेक्टिव डोमेन, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का सेकंड पार्ट है। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन का अध्ययन किया। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले और आप लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।